हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी मंथन में। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ईदी मंदिर खास्तियाँ, कक्षा 12 का ये चैप्टर है। आई होप आपको अच्छा लगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा देर नहीं लगानी है, लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। तो जो हड़प्पाई मोहर है, हमें यहाँ पे एक हड़प्पाई मोहर के बारे में दिया है, ठीक है। ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है, ठीक हो गया। और ये उत्कीर्णित यानी कुरेदी गई है, जैसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इसको एक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पे जो आपको दिखेंगे, हमको यहाँ किसके बारे में पढ़ना है, जैसे बर्तन, मृतभांड, आभूषण, औजार, मोहर, पुरातत्व साक्ष्यों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे बस हमें ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई, कहाँ से इसका उद्गम हुआ, इस व्याख्याओं को कैसे कभी-कभी बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो करते हैं। इस मंदिर तथा हस्तिया में हड़प्पा सभ्यता जो है, हमें यहाँ पे एक सेलखड़ी की मोहर दिखाई गई है और हमें यहाँ पे आभूषणों, भांडों, औजारों, आभूषण, मोहरें, इनके बारे में यहाँ पता लग जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ईजी है। और बस याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, दोनों में से एक है, दोनों एक ही है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहाँ सभ्यता का पहचान की गई है। सभ्यता का कुल समय 6000 से 1300 ईसा पूर्व बताया गया है। कितने से 6000 से 1300 ईसा पूर्व, ठीक है। सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण है। सभ्यता का जो शहरी चरण है वो परिपक्व हड़प्पा उसे कहा गया है। देखो यहाँ पे जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को भी कुछ चरणों में बांटा गया है, ठीक है। उसके भी चरण, जैसे एक परिपक्व हड़प्पा है जो 2600 से 1900 तक चला, ठीक है। और जो प्रारंभिक हड़प्पा है, एक जो फर्स्ट है, जहाँ मैं बॉक्स लगाऊंगी ना, जहाँ मैं बॉक्स लगाऊंगी उन्हें ध्यान रखना। देखो ये प्रारंभिक चरण है 6000 से 2600 ईसा पूर्व, फिर परिपक्व है 2600 से 1900, फिर एक समृद्ध चरण। सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया। 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को कुछ चरणों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो 6000 से जस्ट सेकंड, ठीक है, खांसी आ गई बीच में थोड़ा। तो 6000 से 2600 के बीच में जो है यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक चरण देखने को मिलेगा। जो आपका फिर प्रारंभिक चरण के बाद हमको परिपक्व हड़प्पा मिलेगा 2600 से 1900। फिर एक चरण आता है जिसमें पतन होने का आता है, तो उत्तर हड़प्पा उसे कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैक में होगा, हम येलो कलर लेते हैं। ब्लैक में येलो ही सही लगता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि जो आपका हड़प्पा है ना, ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसके भी चरण है, ठीक है। तो 3 चरण इसके बताए गए हैं। एक तो पहला है जिसमें पतन हो जाता है, जिसे उत्तर हड़प्पा कहा जाता है, उत्तर, ठीक है, ओके। एक परिपक्व हड़प्पा है, ठीक हो गया। और जो शुरुआत का था उसे क्या कहा गया था, मेरे दिमाग से निकल गया, प्रारंभिक हड़प्पा, ठीक हो गया, प्रारंभिक हड़प्पा, ठीक है। हो जाता है, कभी दिमाग से निकल जाता है, तो याद किया प्रारंभिक हड़प्पा कहा गया था। तो मैं ये बता देती हूँ कि ये जो है आपका 6000 से चला था, ठीक है। ये 1300 तक चला था, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये याद होना चाहिए, ओके। वहाँ मैं देख लेती हूँ। फिर टाइमलाइन का बना कि 2600 से 1900, फिर 1900 से, यहाँ देखो 2600 से 1900, 1900 से 1300, 6000 से 2600, ठीक है। तो 6000 से 2600, 2600 से 1900, 1900 से 300, ठीक है। दोबारा करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो आपका प्रारंभिक हड़प्पा है, ठीक है, वो 6000 से 2600 है, ठीक है। परिपक्व हड़प्पा है वो 2600 से 1900 है, ठीक हो गया। और जो उत्तर हड़प्पा है वो 1900 से 1300 ईसा पूर्व हो गया, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें हमको जो है विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, पक्की भी और कच्ची भी दोनों मिलेंगी, मोहरें मिलेंगी, बाट मिलेंगे, ठीक है। तांबे कांसे वस्तुएं मिलेंगी कुछ। और अब ये कुछ लोकेशन आपको याद रखनी होगी, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। तो याद रखें, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान की पंजाब प्रांतों से पाई जाती है, ठीक है। और जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी आप देख रहे हो कि जो आपका पश्चिम वाला भाग है, पश्चिम वाला, ठीक है, जिसे हम कहेंगे यहाँ वाले, अगर मैं यहाँ बना तो इस वाले उसमें, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यहाँ वाले पोर्शन में है, यानी कि उत्तरी पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व में आपको ये लोकेशन यही को है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी, ठीक है। इसको समझ नहीं आ रहा, मैं बता देती हूँ। देखो ये इंडिया का मैप मान लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ इतना वो नहीं है ना, मतलब टेक्नोलॉजी, तो ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में मुझे बनाना पड़ता है। देखो ये देखो, ये है भारत, यहीं पे है पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ओके, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो मतलब आपको ये वाला क्षेत्र में ही आपको देखने को मिल रहा है अभी, ठीक है। ये दक्षिण भारत से अभी यहाँ पे लेना देना नहीं माना जा रहा है, ठीक है। अब इसकी बात नहीं कर रहे, अभी इसी क्षेत्र की बात की जा रही है, ठीक है। अब समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखो, ये है बाट और फलक, ये देखिए। तो उस समय की कलाकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये बीसी, बिफोर क्राइस्ट से, या आपने 6th क्लास में पढ़ लिया होगा, तो इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी बताना तो बता ही देते हैं, चलो कोई ना। ये देखो टाइम लाइन है, 0 मान लो। देखो पहले हम ईसा पूर्व उल्टा चले, जैसे 10, 9, 8, 7, और यहाँ 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये जो पीरियड है, यानी कि 0 यहाँ से सन स्टार्ट होता है, हम ईसवी पूर्व बोलते हैं। और इसे जो पीछे चलेगा सन, उसे ईसा पूर्व बोलेंगे, जैसे, ठीक है। बिफोर कॉमन क्राइस्ट एनो डोमिनी बोलते हैं, जो आगे चलेगा 2025, 2026, ये सब कुछ, तो ये एनो डोमिनी के अंदर कटाएगा। अभी जो पीछे चलता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो यीशु मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व बोला जाता है। यीशु मसीह के जो बाद का समय है उसे एनो डोमिनी बोला जाता है, ठीक है। हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इतना जो मतलब शुरू से पढ़ रहे हैं ना, उन्हें समझ नहीं आएगा इतना। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है ना, वो यूट्यूब में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं हिस्ट्री की, बहुत अच्छी सी, आप उनको देख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी रिवीजन ही करवा रही हूँ, क्योंकि 2026 आने वाला है और फिर हमारे पास टाइम भी नहीं है, इसलिए हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं बुक्स का। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं तो वैसे तो पूरा ही पढ़ाई हूँ, लेकिन फिर भी पहली बार पढ़े तो नहीं समझ आता। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं, उनमें तो डिटेल से बताया होगा आपको हर चीज़ को। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है अभी, जितना मैं मतलब रोज डेली क्लासेस ले सकूँ, या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स आए, अभी उतना मतलब प्रोडक्टिविटी जो होती है वो और नहीं है, तो फिर समझिएगा। तो टाइम नहीं खत्म, देखते हैं जो पढ़ रहा होगा उसे पता चल जाएगा। देखिए ये मैप है, ये ये भारत है, ये मांडा है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, 6th क्लास में पढ़ लिया आपने। ये हड़प्पा, ये राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन,
मिथाथल, गंगा, यमुना, साबरमती, माही, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, नर्मदा, चौंधड़ो, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, कोटबीजी, सिंधु, सुतकांगेड़ो। ये कुछ लोकेशंस है, ठीक है। ये है कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल। क्या है विकसित हड़प्पा स्थल? देखो कुछ नामों को याद से मांडा याद हो गया होगा आपको। राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, कवेरी वाला, कोटदीघी, चौंधड़ो, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, नर्मदा, साबरमती, माही, सुतकांगेड़ो और गंगा, यमुना, चंबल। ठीक है, तो कुछ लोकेशन ऐसे बना लो, ये हम आएंगे। ठीक है, ये 6 क्लास से पढ़ लिया होगा। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी ये धौलावीरा गुजरात, ये भी रंगपुर गुजरात, ये दिख रहा है आपको सुतकांगेड़ो। ठीक है, ये विकसित हड़प्पा स्थित है। चलो बिना देखे कुछ ऐसे बोल लो अपने मन से जो भी आपको लोकेशन याद हो रही है। एक तो मांडा याद हो गया होगा आपको। ठीक है, मांडा के अलावा क्या याद हो गया? और वो तो नदियां थी, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और वहाँ पे हड़प्पा था। एक गवेरी वाला पड़ा, सुतकांगेड़ो पड़ा, रंगपुर, नागेश्वर पड़ा, सुतकांगेड़ो तो बाहर इंडिया से। ठीक है, रंगपुर पड़ा, नागेश्वर पड़ा गुजरात साइड में, राखीगढ़ी, बनावली राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ा। ठीक है, और भी बहुत सारे मांडा तो मैंने बोल दिया पहले। ठीक है, गवेरी वाला था एक क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, सुटकोट था, चौंधड़ो था। तो ये सारे कोटदीघी, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, आमरी, राखीगढ़ी, मिथाथल है, बनावली, कालीबंगा है, सतलज। तो मेरे बोलने से आपको लोकेशन याद हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो आरंभ में क्या था कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ठीक है, माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां विकसित हो चुकी थी। ठीक है, ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृतभाग्यशाली से संबंधित थी तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलता है। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। कैसे होती थी बस्तियां? देखो, जो बस्ती है, बस्ती वो होती थी छोटी, बस्ती होती थी छोटी, बड़े आकार की संरचना लगभग ना के बराबर थी। हालांकि पुरातत्व 7000 ईसा पूर्व से शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव को संकेत देती है। शहरी चरण पर प्रारंभिक हड़प्पा चरण क्रमिक परिवर्तन का आंतरिक विकास का परिणाम था। क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। याद कर लो क्या था? प्रारंभिक हड़प्पा चरण क्रमिक परिवर्तन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हो रहे थे और आंतरिक विकास हो रहा था। मतलब आंतरिक विकास जो हो ही रहा था। ठीक है, इंटरनल डेवलपमेंट भी हो रही थी, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस भी हो रहे थे। तो ये शहरी चरण आपको मिलेगा परिपक्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा चरण में। ठीक है, 7000 की छोटी बस्ती होती थी, बड़ी नहीं होते थे। ठीक है, निर्वाह के तरीके। ओके, शायद यहाँ पे कुछ अपडेट हो गया था। ओके, बस सेकंड, एक मिनट, बुक में लिखती हूँ। यहाँ पे कुछ अपडेट हो गया था शायद। यहाँ पे लिखा है, जो मेरे पास बुक है ना, तो पीडीएफ है। बुक में था कि कुछ स्थल त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत हुआ आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा शब्द के कोई क्रम नहीं है। हाँ, ये बुक में ठीक दिया है। ये अपडेटेड बुक है मतलब। ठीक है, अपडेटेड पीडीएफ है। तो ये छोटी पुरानी बुक है, उसमें लिखा है क्रमिक परिवर्तन नहीं हुआ था, इसमें लिखा क्रमिक परिवर्तन हुआ था। तो जिसके पास पुरानी बुक है उसे अपडेट कर लेना। ठीक है, हड़प्पा की बस्ती। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में हमने 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। ओके, और अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच स्थित पाए जाते हैं। लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में है। देखो ये अपडेटेड एनसीईआरटी है ना, तो इसमें है। पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। चलिए, जो हड़प्पा की बस्तियां हैं, ठीक है, हड़प्पा अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच स्थित है। 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में है, 2/3 मतलब। और इसके अत्यधिक महत्व दर्शाती है। 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है: राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, गवेरी वाला है। ठीक है, शेष विभिन्न श्रेणियों, क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह, विनिर्माण केंद्र भी है, कंस्ट्रक्शन जो आपको है कि, ठीक है, विनिर्माण, बंदरगाह, गांव। ठीक है, ये बोला कि तो हड़प्पा की जो बस्तियां हैं, ठीक है, वो 2000 से ज्यादा बस्तियां हमें देखने को मिलती हैं। 2/3 हिस्सा सरस्वती बेसिन में ही पाई गई हैं। ठीक है, और 5 प्रमुख जो घाटी है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गवेरीवाला और धौलावीरा। ठीक है, शेष विभिन्न श्रेणियों, क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह, विनिर्माण केंद्र में है। ठीक है, वो आपको याद हो गया होगा ये। चलिए, अब निर्वाह के तरीके देख लेते हैं। हमने मानचित्र 1 तथा 2 देखा होगा, एक तो हमने देख लिया था, 2 भी देख लेते हैं। ये वो विकसित हड़प्पा का था। ये है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का। देखो यहाँ है आमरी नाला, दम, ये जो क्षेत्र है ना, जितने भी इन्हें एक बार आप मतलब गूगल में एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2024 में आई थिंक क्वेश्चन आया था कि मतलब कॉलम्स में थे कि कौन सा शहर इसके स्टेट में है और ये पूरा पाषाण काल का है, हड़प्पा सभ्यता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो चांसेस बन जाते हैं कि इस बार क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको क्या करना है कि एक बार सर्च करके सारी जो लोकेशन है, कहाँ अवस्थित है, ये सारा देख लेना है। कोट दीजिए सिसवल। ठीक है, और आरंभिक हड़प्पा विकसित हड़प्पा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये थोड़ा आमरी नाला आपने पहली बार सुना होगा। दन बसादात, दन बसादात। ठीक है, बसा से आप लोग दांत क्या मुंह में बसे है ना, तो हाँ, बसादात, दम बसादात, कोट दीजिए सिसवल। ठीक है, हमारा सिस बोलते ना, सिसवल। ठीक है, चलिए लोकेशन पता लगी ना। अब निर्वाह के तरीके देख लेते हैं। मानचित्र 1 और 2 हमने देख लिए हैं कि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्थान पे पनपी, जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। ठीक है, निर्वाह के तरीके आपने मानचित्र को देखा है। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पे पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यानी विकसित हड़प्पा संस्कृति पर जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति वो अस्तित्व में आ चुकी थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जैसे निर्वाह के तरीके समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, प्राप्त भोजन करते थे। ठीक है, मतलब वहाँ के लोग मछली खाते थे, प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों के खोजे से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। देखिए, मछली मतलब खाते थे, अनाज के दाने, बीज, ये सब कुछ हमको मिलेंगे। पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी मिलती है। इस अध्ययन का पूरा वनस्पति करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। चावल की बात अब यहाँ हुई नहीं है। क्या क्या व्हीट की बात हुई है, यानी गेहूं, जौ, तिल, दाल, सफेद चना। ठीक है, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त है। याद रखना, जो बाजरे के दाने हैं वो गुजरात से मिले हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है,
हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां, मवेशियां, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर का हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञान अथवा जीव पुरातत्व द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ये सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। बकरी, भेड़, सुअर, ठीक है। घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। और हम यह भी नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इस जानवर का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेर समुदायों से इसका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। चलिए थोड़ा रिवीजन हो जाए, बीच बीच में रिवीजन करना जरूरी है कभी कभी। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रारंभिक हड़प्पा, ठीक है, फिर परिपक्व हड़प्पा, और एक पढ़ा हमने पतन का पढ़ लिया था, उत्तर हड़प्पा पढ़ा था। ओके, तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया था 6000 से 2600, 2600 से 1900, 1900 से 1300, ठीक है। इस कुछ हमने पढ़ लिया था, समथिंग पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? निर्वाह के तरीके पढ़े, मानचित्र एक मानचित्र दो को लिखा, जिसमें तिल, गेहूँ, सफेद चना और क्या चावल के साथ कम पाए थे, याद रखना। तिल, गेहूँ, चना, सफेद चना, ठीक है। और आपके मटर भी थे, जौ भी थे, गेहूँ थे, और ये याद रखना कि भेड़, भैंस, सुअर, बैलगाड़ी, ये सब कुछ मिले थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, मछली खाते थे, ठीक है। और जो है ये क्रमिक परिवर्तन भी आया था इनमें, क्रमिक परिवर्तन याद रखना, क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन था उनके अंदर, ठीक है। कृषि प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जीते हुए खेतों में बीजों की छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण जो मूर्तियां यहाँ इंगित करते हुए वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते थे कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता होगा। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनावली हरियाणा से मिट्टी के बर्तन के प्रयोग मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्व कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान में जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये याद रखना है, ठीक है। एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों से बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे? फिर भी वे धातुओं औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क थे, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरटुगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी होता है कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के जल संचय हेतु किया जाता था। ये चोलिस्तान का नाम याद रखना है, ठीक है। वृषभ हो गया, कालीबंगा राजस्थान नामक जुटे हुए खेत एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है। अर्धशुष्क क्षेत्र था। अफगानिस्तान में शोरटुगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, यहाँ से नहरों के अवशेष। प्राचीन नहर बहुत पहले ही गाद भर गई होगी। ऐसा भी कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया। धौलावीरा गुजरात में कुछ जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि जल के संचय हेतु किया जाता था, ठीक है। ओके, पुरातत्व की पहचान कैसे की जाती थी? पहले कुछ ये देख लो, ये कुछ धातु के औजार है। ये धौलावीरा से मिला जलाशय, राजगिरी कार्य पे ध्यान दीजिए। देखो पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उसके आपस में मिलाने। देखो मुझे लगता है आपको शायद वो वाला पैराग्राफ समझ नहीं आया कृषि प्रौद्योगिकी वाला, फिर बता दीजिए। तुम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना, मुझे लग रहा है, मतलब फिर भी देखो जो कृषि प्रौद्योगिकी है ना, कृषि प्रौद्योगिकी क्या है कि जो आपका कृषि है उसमें टेक्नोलॉजी का जो महत्वपूर्ण है, उनके लिए हर एक टेक्नोलॉजी तकनीक है, क्योंकि वो समकोण पे काट रही है एक दूसरे को। तो और वृषभ का जो हमको निशान मिलता है, तो देखने को मिलता है, खिलौने इससे बदले को बैलों का प्रयोग करते होंगे। ये देखो पकी हुई मिट्टी बना हुआ वृषभ, ठीक है। और चोलिस्तान जो है आपका, ये कई स्थलों में बनावली हरियाणा मिट्टी के बर्तन, ये चोलिस्तान और हरियाणा का नाम याद रखना कि यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के हल मिले, सॉरी। और कालीबंगा राजस्थान नामक से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। और कटाई के लिए प्रयुक्त औजार पहचानने का प्रयास भी किया गया। हड़प्पा सभ्यता लकड़ी के हाथों से उठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, फिर भी धातु के औजार का प्रयोग करते थे। फिर अफगानिस्तान के शोरटुगही नामक से कुछ नहर के अवशेष मिले हैं। वहीं आपको गुजरात में के धौलावीरा में जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि जल के संचय के हेतु किया जाता होगा। आप समझ आ गया होगा, अभी रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। पूरा वस्तु की पहचान कैसे की जाती है? कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने, पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन में सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से कुछ उद्धरण किया गया है। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है, याद रखना। अब जो अवतल चक्कियां हैं बड़ी संख्या में मिली है हमको, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्नेज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। कैसे होती थी? कठोर होती थी, कंकरीले होती थी, मतलब कंक्रीट होती है जो, और बलुआ पत्थर, ठीक है। इन चक्कियों के तंत्र सामान्यतः उत्तल होते थे, उत्तल, ठीक है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन अथवा मिट्टी के जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो प्रमुख प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो जाता था, तथा दूसरे वह है जिसका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटी तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता होगा, ठीक है। एक छोटा है और दो प्रकार की चक्कियां हैं। एक छोटा है जो एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। दूसरी वह है जिसका प्रयोग संभवतः जड़ी बूटी मसाले पीसने के लिए होता था। इस दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया। क्या है? सालन पत्थर, सालन पत्थर। हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के संग्रहालय में उधार मांगा है। अन्य समय के फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 में उद्धृत है। ये देखो ये अवतल चक्की, याद रखना अवतल चक्की, सालन पत्थर के बारे में, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर, ठीक है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। देखो हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, ठीक है। और बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पे बना, एक ये है और एक छोटा है, ठीक है। ये छोटा वाला हिस्सा और ये बड़ा वाला है बस्ती, ठीक है, ओके। तो जो बस्ती है ना, एक जो छोटा है वो ऊंचाई पे स्थित है, और जो निचला है वो बड़ा है लेकिन निचले उसमें स्थित है, ठीक है। निचला शहर ये देखो
यहाँ पर चित्र भी बना है, यहाँ दिखाया गया है ना। ये छोटा है, जो बड़ा है ये दुर्ग है और ये बस्ती है, ठीक है। निचला शहर होते हैं, डीकेजी उत्तरी हिस्सा, डीकेजी दक्षिण दिशा, आभूषण, ये खाई ब्लॉक। ये नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नाम का संकेत कर जिन्हें मंदिरों विविध क्षेत्र में खुदाई करवाई थी, ठीक है। इन्हें क्रमशः दुर्ग निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों से चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग की दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था, ठीक है। बाउंड्री बनी थी मतलब। और जो है आपकी दुर्ग की ऊंचाई का कारण क्या था कि इस संरचना में कच्ची मिट्टी के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग की दीवारों को घेरा गया था और निचले शहर को अलग रखा गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों से ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी होता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निचली क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई होगी, एक निश्चित अनुपात में होती होगी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रयोग में लाई गई थी।